हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के नामकरण के बारे में। आप जानते हैं कि आज हमारे देश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, और पहले के समय में भी कई नाम थे, जैसे जम्बूद्वीप हो गया, आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त, और भी जैसे जो चीनी यात्री थे उन्होंने भारत को युन्तु कहा। तो इन सारे नामों के पीछे क्या इतिहास है, कैसे कब कौन सा नाम पड़ा, इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक वैसे सभी को जानना चाहिए कि भाई हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, हिंदुस्तान क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। भारतवर्ष का नामकरण। देखिए, हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता था। शुरुआत करते हैं हम लोग। हमारे देश का नाम ऋग्वैदिक जन भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? भरत के नाम पर। भरत जन थे, जन मतलब एक कबीला था। ऋग्वैदिक काल में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जन नाम का एक कबीला था, भरत नाम का एक कबीला था। जन को कबीला भी हम कह सकते हैं, चाहे आप जन कहिए चाहे कबीला कहिए। इसी जन से मिलकर बाद में जनपद बने थे। तो ऋग्वैदिक काल में जन भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। एक तो ये हो गया। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इसे भारत अर्थात इंडिया कहा गया है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा परिचय देख रहे हैं, सारांश देख रहे हैं, अभी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। भारतवर्ष शब्द के प्रयोग का अभिलेखीय साक्ष्य सर्वप्रथम कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये कई बार पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भाई भारतवर्ष का नाम, ये जो है भारतवर्ष, इसका अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है? तो कलिंग के एक शासक थे खारवेल, इन्होंने हाथी गुम्फा नामक अभिलेख लिखवाया था और उसी पर सर्वप्रथम हमारे देश का नाम भारतवर्ष मिलता है। यहाँ पर यह शब्द गंगा घाटी या उत्तरी भारत के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ था, यानी उत्तरी भारत के लिए भारतवर्ष कहा गया था। हालांकि एक चीज़ याद रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें प्राकृत भाषा में भरधवस लिखा है, भरधवस, और इसी को हम लोग भारतवर्ष कहते हैं। मतलब जो हाथी गुम्फा अभिलेख है जिसको कलिंग नरेश खारवेल ने लिखवाया था, भारतवर्ष नहीं लिखा है, लिखा है भरधवस, लेकिन भरधवस का मतलब भारतवर्ष ही होता है। ओके, ये प्राकृत भाषा में लिखा है भरधवस, और ये भारतवर्ष जो है ये हिंदी भाषा में यानी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। अब देखते हैं भारतीय साहित्य में नामकरण कैसे हुआ था हमारे देश का। जैसे ऋग्वैदिक संस्कृति का केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में 7 नदियों से घिरा सिंधु नदी घाटी थी। ऋग्वेद में 7 नदियों से सिंचित क्षेत्र को सप्तसिंधु प्रदेश कहा गया है। 7 नदियों से सिंचित क्षेत्र को, 7 नदियाँ, जैसे सिंधु की 5 नदियाँ हो गई और जो उसकी सहायक नदियाँ हैं रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, झेलम, ये सब नदियाँ जो हैं, सरस्वती भी पहले उधर ही बहती थी। तो ये 7 नदियाँ जो थी, इनके द्वारा सिंचित क्षेत्र को सप्तसिंधु प्रदेश कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का प्रसार गंगा घाटी में होने लगा। अब देखिए, पहले जब आर्य आए तो वो सप्तसिंधु प्रदेश में ही रहे। ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का इलाका है, इधर ही पहले आर्य लोग बसे थे। लेकिन जब धीरे धीरे उनका विस्तार उत्तर वैदिक काल में किधर होने लगा? गंगा घाटी में, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक उनका प्रसार हो गया आर्यों का। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित विवरण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलती है, यानी सूत्र काल में। तो पाणिनि की एक रचना है अष्टाध्यायी, इसमें जो है एक निश्चित विवरण मिलता है भारत का।
इस समय कम्बोज से लेकर मगध तक का जो क्षेत्र था उसमें 22 जनपद थे, उसी में से एक जनपद था भारत। बाद में बौद्ध साहित्य में सप्त सिंधु के अनुरूप 7 भारत प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है, जैसे कम्बोज या अफगानिस्तान से लेकर के और मगध यानी बिहार तक, इन क्षेत्रों के बीच में 22 जनपद पड़ते थे, 22 छोटे छोटे जनपद, और इन्हीं जनपदों से मिलकर बाद में महाजनपद बनते हैं। तो इन्हीं जनपदों में एक भारत भी था, तो इसलिए भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मनुस्मृति क्या कहती है? ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी और इसमें ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। अब ब्रह्मवर्त किसे कहते हैं? सरस्वती और दुष्यदती नदियों के बीच का क्षेत्र जो था वो ब्रह्मवर्त कहलाता है। ब्रह्म ऋषि क्या है? गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था वो ब्रह्म ऋषि कहलाता है। मध्य देश यानी मध्य भारत जो विंध्याचल का क्षेत्र है। आर्यावर्त, इसके अंतर्गत संपूर्ण उत्तर भारत का क्षेत्र आ जाता था, यानी नर्मदा नदी जो है उसके उत्तर का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता था। भारतीय साहित्य में इसे जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग भी बताया गया है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग मिलता है, जहां पर इसे जम्बूद्वीपसी लिखा गया है। जैसे उदाहरण के लिए रूपनाथ लघु शिलालेख, ये सब अशोक के अभिलेख हैं। रूपनाथ लघु शिलालेख, सासाराम लघु शिलालेख, ब्रह्मगिरी का लघु शिलालेख, यहाँ पे जो है कि भारत का नाम जम्बूद्वीप के रूप में उल्लिखित हुआ है। वर्तमान में भी जब हिंदू धर्म में कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो पंडित जी जो संकल्प बोलते हैं उसमें जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और आर्यावर्त नाम मिलता है। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, भारतवर्ष जम्बूद्वीप पे आर्यावर्त, ऐसे करके एक गाना है, तो वहाँ पर भी जो है अपने देश का नाम जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यावर्त ये सब मिलता है। एक और कॉन्सेप्ट है ऋग्वैदिक जन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जब मैं सारांश बता रहा था। तो ऋग्वैदिक जन यानी जन्म मतलब कबीला, ऋग्वेद में वर्णन है इसका कि ऋग्वैदिक काल में एक कबीला था, एक जन था भरत के नाम से, और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋग्वेद में दशराग युद्ध के विजेता सुदास का वर्णन है। वह त्रेत्सु कुल का था और भरतवंशी था, यानी भरत कबीले का था। आपने पढ़ा होगा जो दशराग का युद्ध है, परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, उसमें सुदास विजयी हुआ था, और वो जो सुदास था वो भरत कबीले का था, यानी भरतवंशी था और त्रित्सु कुल का था। एक और वर्णन मिलता है कि भरत जो है ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, और इसी वंश में कुरु और पुरु जैसे महान शासक हुए, इसलिए इस वंश को कुरुवंश, पुरुवंश और भरतवंश कहा गया। तो ये भी याद रखिएगा कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत थे, उनके नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। दूसरे मत के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, एक भरत और दूसरे बाहुबली। इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये भी याद रखिएगा कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक अन्य मतानुसार श्री राम के वनवास जाने के बाद उनके छोटे भाई भरत ने 14 वर्षों तक राज्य संभाला और उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो श्री राम के छोटे भाई जो भरत थे उनके नाम पर भी हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा कहा जाता है। अब विदेशियों ने भी हमारे देश को अनेक नामों से पुकारा है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ईरानी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होड्डू, लैटिन में इंडस, चीनी में तियंचू या चुआंतू या यिंतू, ये सभी शब्द सिंधु नदी शब्द से भी उत्पन्न हुए हैं। यानी कि ये जो सिंधु नदी है इसको अनेक भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे अगर बात करें ईरानी में सिंधु को क्या कहा गया है? ईरानी भाषा में हिंदू कहा गया है सिंधु को।
यूनानी में इंडोस कहा गया है। हिब्रू भाषा में क्या कहते हैं? होड्डू। लैटिन में इंडस। चीन में तियंचू कहा गया है। सिंधु को क्या कहा गया? तियंचू या फिर युन्तु या चुआंतु। तो ये सब सिंधु के ही नाम हैं। सबसे पहले हखामनी यानी कि जो ईरान के रहने वाले थे, हखामनी साम्राज्य आपने प्राचीन भारत में पढ़ा होगा। हखामनी साम्राज्य, जैसे हमारे यहाँ भारत में मौर्य वंश, गुप्त वंश हुए हैं, ऐसे ईरान में एक साम्राज्य हुआ था, एक वंश हुआ था हखामनी वंश। तो उसी की बात हो रही हमारे यहाँ। हाँ, तो सबसे पहले हखामनियों यानी कि ईरान के लोगों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिंदू कहा। यानी देखिए, ध्यान दीजिए, किसी समुदाय को नहीं कहा, किसी लोग को नहीं कहा है। हिंदू क्या किसको कहा है? क्षेत्र को कहा है। ईरानियों ने सिंधु नदी जो है उसके आसपास के क्षेत्र को हिंदू कहा, क्योंकि ईरानी भाषा में सिंधु को हिंदू बोला जाता है। तो वे सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो वे हिंदू बोले। यानी जो आज सिंधु नदी है उसके आसपास के क्षेत्र को उन्होंने कहा ये तो हिंदू क्षेत्र है। हिंदू शब्द का उल्लेख 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हखामनी साम्राज्य में पाए गए हैं। शिलालेखों में मिलता है। हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। ये देखिए, ईरानी भाषा में शा को हा बोला जाता है। यानी ईरानी भाषा में देखेंगे तो शा की जगह हा उच्चारण करते हैं, तो इसलिए सिंधु को हिंदू बोल दिया। इसलिए सिंधु का हिंदू में बाद में ये हिंदू हो गया। पहले इस तरह हिंदू बोला गया, बाद में इस तरह हो गया। ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा सिंधु नदी से सिंचित क्षेत्र के रूप में की गई। ध्यान दीजिए, क्षेत्र के रूप में। हखामनी अभिलेखों में प्रयुक्त हिंदू शब्द का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई था। ये देखिए, हिंदू शब्द का तात्पर्य क्या था? एक प्रादेशिक इकाई। इसका संबंध धर्म और समुदाय से नहीं था। यानी जो ये हिंदू धर्म हम लोग कहते हैं, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं था कि समुदाय है या फिर कोई धर्म के लोग हैं, ऐसा नहीं। ये लोगों के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ था, धर्म के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ था। ये तो क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ था। जो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था उसी को हिंदू कहा गया था। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने हखामनी साम्राज्य के 23वें प्रांत के लिए इंडोस शब्द का प्रयोग किया। यूनानी इतिहासकार थे हेरोडोटस। इन्होंने कहा हखामनी साम्राज्य का 23वां प्रांत जो था वो इंडोस था, यानी सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था। तो रोमनों ने क्या कहा? लैटिन भाषा में इंडस कहा। यानी जो रोमन थे उन्होंने लैटिन भाषा में इंडस कहा। बाद में यूनानी और रोमन विद्वान इस शब्द का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग करने लगे। तो ध्यान दीजिए, अभी किसी समुदाय या किसी धर्म या किसी धर्म के लोगों के बारे में हिंदू, इंडस इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रों के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। चाहे हिंदू हो, सिंधु हो, इंडस हो, इंडोस हो, होड्डू हो, यिंतु हो, ये सब क्षेत्र के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ईसा की प्रथम शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। तो चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश कब हुआ? प्रथम शताब्दी में। और उन्होंने भारत के लिए तियंचू या चुआंतु कहा। 7वीं शताब्दी में आए ह्वेनसांग ने भारत के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग किया। इंडोस और इंडस बाद में इंडिया शब्द बना। दूसरी ओर हिंदू में स्थान जोड़ने से हिंदुस्तान शब्द बन गया। भारत के लिए पश्चिमी देश इंडिया, तो अरब देश ईरान और स्वयं ईरान और जितने भी मध्य एशियाई देश हैं ये भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। मैंने बताया ना, ईरानी लोग सिंधु को हिंदू बोलते थे, तो उसमें स्थान जोड़ दिया गया तो हिंदुस्तान हो गया। तो जितने भी ईरान या जो मध्य एशिया के देश हैं ज़्यादातर ये हिंदुस्तान बोलते हैं, लेकिन पश्चिमी देश के जो हैं वो इंडिया बोलते हैं। जैसे यूरोप वाले जितने हैं वो भारत को इंडिया बोलते हैं। जैसे इंग्लैंड के लोग इंडिया बोलते हैं, फ्रांस के लोग इंडिया बोलते हैं, जर्मनी के लोग इंडिया बोलते हैं। ये सब पश्चिमी देश हैं, यानी यूरोपीय देश हैं। नाम को लेकर विवाद। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था देश के 2 नामों पर विवाद पैदा हो गया, एक भारत और एक इंडिया। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो भाई कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया सही रहेगा, क्योंकि हमारे देश को
विदेशों में इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो कुछ ने कहा कि नहीं, भारत नाम सही रहेगा, क्योंकि भारत जो है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है। कुछ लोग भारत के नाम के पक्ष में थे तो कुछ इंडिया के पक्ष में। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क थे। भारत नाम के पक्षधरों का कहना था कि यह पुरातन नाम है, भारतीय सांस्कृतिक असीमता और भावना का द्योतक है, यह भौगोलिक इकाई नहीं वरन सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। मतलब लोगों ने कहा कि ये जो भारत है ये हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर इंडिया नाम के पक्षधरों का कहना था कि विदेशी लोग इस देश को इसी नाम से जानते हैं, इसलिए इंडिया नाम ही ठीक रहेगा। अतः समझौते स्वरूप दोनों नामों को स्वीकार करके संविधान में स्थान दे दिया गया। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप जान पाए होंगे कि क्यों हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा, हिंदू क्या होता है, सिंधु क्या होता है। आज हम हिंदू को एक धर्म के रूप में जोड़ते हैं, लेकिन ये शुरुआत इसकी एक क्षेत्र के रूप में हुई थी। तो ऐसी ही जानकारी हम लोग शेयर करते रहेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।